हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये पार्ट बेसिकली पार्ट सेकंड है ना। पार्ट वन हो चुका है। पार्ट वन आप ऊपर देख सकते हैं। पार्ट वन लिखा आता होगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर लीजिए और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पार्ट सेकंड है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड तो करता ही रहूँगा। एजुकेशनल चैनल है तो भाई वीडियो अपलोड होंगे ही, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत ही उम्दा किस्म का है और आप वीडियो देख के ही आपको पता चल जाएगा। चलिए, ऐसे ये पार्ट सेकंड है ना। हमने 10 क्वेश्चन कर चुके थे। अब आप बोलोगे सर 10 बस 10 ही क्वेश्चन। भैया वो जो 10 क्वेश्चन है ना, उसमें आप क्वेश्चंस की गिनती अगर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं वहाँ पर। यहाँ पर भी हम बहुत से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं गाइस। चलिए स्टार्ट कर देते हैं 11th नंबर का। द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज। ये उत्तराखंड के पीएससी में आ चुका है। ऑप्शंस हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, नन ऑफ दी अबव। गाइस इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम इसको, हाँ जानकारी ले ही लेते हैं। क्यों होगा भैया? वो इसलिए होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है कि चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कंटेनर में हैं, वहाँ पे बहुत ही हाई विस्कस ऑयल भरा हुआ है। आई होप कि विस्कोसिटी आप जानते होंगे। विस्कोसिटी क्या होती है? हिंदी में उसको श्यानता बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा ऑयल भरा हुआ है। अब आप वहाँ, आपको चारों तरफ घूमना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और घूम तो जाएंगे आप, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो डिपेंड, आपका जो फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है वो डिपेंड किस पे करेगा? वो उसकी फ्लूइड की विस्कोसिटी, उसकी श्यानता, उसका गाढ़ापन पे डिपेंड करेगा, है ना। ये चीज़ तो आप समझते होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस कारण हम इसको क्या बोलेंगे? मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, बाकी भी डिस्कस करते हैं, उससे और आपको क्लियरिटी आएगी, है ना। हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की बात कर लेते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उसमें पिस्टन होता है। ठीक है, तो उसमें वो वर्क करता है प्रेशर डिफरेंस पे। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस पे मतलब कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर डिफरेंस अलग अलग होगा। ठीक है, फिर उस हिसाब से रहता है। तो ऐसा है कि हम वर्स्ट कंडीशन बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैं बता देता हूँ। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग बहुत आजकल मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में यही यूज होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी डैम्पिंग होती है। मगर हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या था कि प्रेशर डिफरेंस पे ये वर्क करता है। अगर वहाँ पे कुछ वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एबनॉर्मल रहीं, है ना, एबनॉर्मलिटी आई, तो भाई ये डैम्पिंग तो हमारी फेल हो सकती है। ओवर डैम्प हो सकता है सिस्टम, और पता चला डैम्पिंग हो ही ना, है ना। हम वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये हो गई एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग की बात कर लेते हैं। एडी करंट डैम्पिंग क्या होती है? हम आई होप कि आपको एडी करंट पता होगा, हम बता ही देते हैं कि क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मान के चलो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, बीच में अपन रख दिए करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। कोई सा भी करंट कैरिंग ना भी हो, कंडक्टर रख दिए। ठीक है, फैराडे लॉ क्या बोलता है? जब भी कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटता है तो कंडक्टर में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम मान के चलो उस कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, क्या होगा वहाँ पर? फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, जिससे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अगर वहाँ पे कंडक्टर को क्लोज पाथ मिल रहा है तो करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल। ऐसे ही इसमें यही तो इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल एडी करंट डैम्पिंग। तो क्या होता है कि एडी करंट डैम्पिंग क्या, लेंस का लॉ क्या बोलता है? लेंस का लॉ बोलता है कि इफेक्ट अपोजिस इट्स कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब कि कोई भी नई चीज़ जो अपने आप आई है, वह है उस इस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो एडी करंट आ गई है ये पिक्चर में, इंस्ट्रूमेंट में, है ना। तो वो विरोध तो करेगी, लेंस का लॉ, लेंस का नियम को सफल करना है ना। तो क्या होता है कि अब ये एडी करंट आई है किस कारण से?
पॉइंटर के ऑक्सीलेशन, पॉइंटर ऑक्सीलेट कर रहा है तभी तो एडी करंट आई है ना, ऑक्सीलेशन से। तो ये उसका अपोज करेगी और हमारा जो पॉइंटर ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेशन उसके कम हो जाएंगे तो डैम्पिंग हो जाएगी। तो इसका नाम पड़ गया एडी करंट डैम्पिंग, है ना। बट हम इसमें बात कर रहे हैं, इस डैम्पिंग में एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो जो कंडक्टर है फ्लक्स को ज़्यादा कट करेगा, ठीक है, ज़्यादा फ्लक्स लाइंस को कट करेगा, ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उससे जो करंट रहेगी और जो उससे जो अपने करंट रहेगी अपोज करेगी, डैम्पिंग उससे सफल होगी। गाइस अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है ईएमएफ भी कम जनरेट होगा, डैम्पिंग हमारी सफल नहीं हो पाएगी। इस कारण अब कंक्लूजन क्या होता है आप ही बताइए। कंक्लूजन ये है कि एफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग इज फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। रीजन भी आप जान चुके हैं, क्योंकि इन सब में बाहरी कंडीशन पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग डिपेंड कर रही है। बट फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एक बार जो आपने गाढ़ा तेल डाल दिए, है ना, डाल दिए हो गया, और क्या वो सफल डैम्पिंग हो गई, वहाँ पे कोई भी चीज़ इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। तो एफिशिएंट ऑफ फॉर्म ऑफ डैम्पिंग हो गई। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इक्वली एक्यूरेट ऑन एसी एज वेल एज डीसी, ठीक है। तो इसकी बात करें गाइस, जो बंदा एग्ज़ाम निकालने वाला होगा ना, ये मेरी बातों को नोट डाउन कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं आंसर बता रहे हैं, बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये आप देख भी रहे होंगे, ठीक है भैया। हाँ चलिए, तो इसकी बात करें, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन था विच इंस्ट्रूमेंट इक्वली एक्यूरेट ऑन एसी एज वेल एज डीसी, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो साथ बहुत ही अच्छे से एसी और साथ में डीसी भी मेजर कर सकता है। चलिए ऑप्शंस हैं पीएमएमसी वोल्ट मीटर, डायनेमोमीटर वाट मीटर, एमआई इंस्ट्रूमेंट और इंडक्शन वाट मीटर। तो इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा डायनेमोमीटर वाट मीटर। डायनेमोमीटर वाट मीटर। अब ऐसा तो है नहीं कि हम क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए पीएमएमसी वोल्ट मीटर, चलिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की ही बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि ये डीसी पर वर्क करता है। कौन सा? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डीसी पर वर्क करता है, डीसी क्वांटिटी ही मेजर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमआई इंस्ट्रूमेंट की। एमआई इंस्ट्रूमेंट में अगर एसी और डीसी तो मेजर कर लेगा, मगर अगर ये एसी के लिए कैलिब्रेट किया गया है ना, तो एसी को ही बहुत अच्छे से मेजर करेगा, डीसी को डीसी में एरर शो करेगा, ठीक है। या तो फिर इससे हमने डीसी मेजर कर लिए, डीसी के लिए कैलिब्रेट हो गया ये, तो डीसी ही अच्छे से मेजर करेगा, एसी को गलत रीडिंग शो करेगा, है ना, मतलब सही से ये वर्क नहीं करेगा जैसा भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और डायनोमीटर वाट मीटर, चलिए इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। डायनोमीटर वाट मीटर बेसिकली डायनोमीटर वाट मीटर क्या करता है? पावर मेजर करता है ना। और पावर क्या होती है? पावर होती है एवरेज वैल्यू, है ना, पावर एवरेज होती है, एवरेज पावर, है ना। और एवरेज चीज़ें काय में आती हैं? डीसी में आती हैं। एसी के केस में चीज़ें आती हैं आरएमएस आती हैं, है ना। और सीधी बात ये है कि एसी में जो हम बात करते हैं एवरेज चीज़ें हैं, एवरेज वैल्यू ही मेज़र करेगा, जो भी एवरेज पावर ही मेज़र करेगा, ठीक है। चाहे फिर वो 3 फेज पावर हो, सिंगल फेज पावर हो, डीसी की पावर हो, डीसी की तो ऑलवेज एवरेज रहती है, तो सब एवरेज ही मेज़र करेगा। चलो ये उत्तराखंड पीएससी जेई 2013 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है इन विच मीटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ऑप्शन है मूविंग कॉयल, मूविंग आयरन, इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए आंसर हो जाएगा इसका क्या? मूविंग कॉयल या परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, फुल फॉर्म इसका ये हो गया। क्यों? उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है कि टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर टीडी जो होता है वो BINA प्रोपोर्शनल होता है। किसके? BINA प्रोपोर्शनल किसकी हुआ? आई है ना, डायरेक्ट आई आ गई, तो
टी डी बराबर बी आई एन ए होता है, और टी डी प्रपोजनल टू क्या होगा, तो फिर प्रपोजनल किसके हो गया, वो करंट के प्रपोजनल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, है ना। तो ऐसा केस केस में होता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में होता है, ठीक है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में टी की कुछ अलग वैल्यू होती है ना, अलग उसका डिफ्लेक्शन टॉर्क की वैल्यू होती है, और प्रोपोर्शनैलिटी भी अलग होती है। कहीं कोई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना, कहीं थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस टाइप से उनका चलता रहता है, खेलते रहते हैं ये लोग, ठीक है। और ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन है, विच मीटर यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। गाइस ये RRB JEE 2014 है ना, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आ चुका है। और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इससे सस्ता सरल क्वेश्चन कोई नहीं होगा, ठीक है। आंसर इसका अमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ शंट इन अमीटर इज टू। RRB JEE में आ चुका है 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था। ऑप्शन हैं इसके, bypass the current, increase sensitivity of meter, increase resistance of meter, या none of the above। आंसर हो जाएगा बाईपास ऑफ करंट। करंट को बाईपास करता है शंट। शंट क्या है, शंट अमीटर जो होता है उसकी रेंज को बढ़ाना होता है। हम क्या करते हैं, एक लो वैल्यू का एक शंट लगा देते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, है ना। तो इसका काम होता है बाईपास करंट, बाईपास करना। बाईपास आप जानते ही होंगे, है ना। एक शहर है, कोई सिटी है, उसके साइड से बाईपास रोड जाती है, वैसे ही इसका सिस्टम है भैया। ये बाईपास कर देता है करंट को। मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट शंट में फ्लो होती है गाइस, याद रखना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट शंट में फ्लो होती है, और मीटर से जो करंट जाती है वो कुछ ही मिली एम्पियर की ही करंट होती है, बहुत ही कम वैल्यू की करंट होती है। आप खुद ही सोचिए, अगर मान के चलो मेजर करना है 500, कहीं से 100 एम्पियर आ रही है ना, हमने मीटर लगा दिए, तो आप खुद सोचिए 100 एम्पियर वहाँ पे जाएगी मीटर में, तो क्या हो जाएगा, परखच्चे उड़ जाएंगे या मीटर के, कि नहीं उड़ेंगे, हाँ, जल जाएगा। हाँ, तो यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाईपास द करंट। सीधा सिंपल सिक्योर आंसर, बाईपास द करंट। दुनिया भर की चीज़ें नहीं देखना है इसमें, क्या है, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ। जो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ आंसर है वो ये है ना। अगला क्वेश्चन है, द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कॉइल ऑफ अ वोल्ट मीटर इन अ वोल्ट मीटर आर इन। तो वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर और जो मीटर कॉइल होती हैं वह कैसी होती हैं। RRB के SSE एग्ज़ाम 2015 में आ चुका है। ऑप्शन है सीरीज पैरेलल, बाय जंक्शन मोड। ऑप्शन है, आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज। गाइस सीरीज क्यों, मल्टीप्लायर की बात करें, ये भी एक रेजिस्टेंस होता है ना। थंब रूल बना लीजिए आप, शंट जो रहता है लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, मल्टीप्लायर जो होता है हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। अब इसको याद भी कैसे रखेंगे, मल्टीप्लायर को कैसे, देखो मल्टीप्लायर लिखा है मतलब कि किसी चीज़ में मल्टीपल होना, ऐड होना, इसी टाइप से है ना। हाँ, ऐसा समझिए। तो क्या होता है, जब दो रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है कि नहीं होती, नहीं बढ़ जाती है ना, R1 + R2, है ना। तो क्या होगा कि अगर मल्टीप्लायर है, कोई हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है, किसी भी सर्किट में सीरीज में लगा है, तो ओवरऑल उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, आपके याद करने के ऊपर है। इसका आंसर हो जाएगा सीरीज। मल्टीप्लायर हमेशा सीरीज में रहता है, शंट हमेशा पैरेलल में रहता है। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी। जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका पॉइंटर कैसा होना चाहिए। RRB SSE 2015 में आ चुका है। ऑप्शंस हैं, वेरी लाइट, वेरी वेटी। ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी लाइट, बहुत ही हल्का होना चाहिए। क्यों, आप क्या चाहते हो, पूरा वजनदार हो जाए, है ना, तो पॉइंटर मूव ही नहीं करेगा ना। एक तो बेचारा छोटा सा पतला सा तो पॉइंटर रहता है उसका। हम क्या सोचते, बहुत ही हल्का हो, बहुत ही हल्का हम इसको चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि ऐसा इसलिए मान के चलो, बहुत ही 0.05 एम्पियर की करंट आ रही है। करंट अगर आ रही है, अमीटर है मान के चलो, ठीक है, करंट आ रही है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे टॉर्क भी लगेगा, पॉइंटर पे लगेगा, है ना। भैया करंट कम आ रही है तो वहाँ पे बहुत ही कम टॉर्क भी लगेगा।
अगर पॉइंटर का इनर्शिया या पॉइंटर का वेट ज़्यादा है तो पॉइंटर हो सकता है वहाँ मूव ही ना करे वहाँ से। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि उसकी वो जो है बहुत ही हल्का होना चाहिए। कौन? पॉइंटर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव इफ इट्स टॉर्क टू वेट रेशियो इज। कोई इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो अत्यधिक सेंसिटिव रहेगा कब? अगर उसका टॉर्क टू वेट रेशियो, टॉर्क अपॉन वेट, टॉर्क का और वेट का जो रेशियो है वो क्या होगा? ऑप्शंस हैं मच लार्जर देन यूनिटी, यूनिटी मच लेस देन यूनिटी, ऑलमोस्ट जीरो। गाइस हम खुद ये चाहते हैं ऑप्शन नंबर ए आंसर हो। क्यों मच लार्जर देन यूनिटी? ऐसा क्यों है? अगर आप खुद सोचिए, अगर यूनिटी भी रहा मतलब कि टॉर्क और वेट, टॉर्क की वैल्यू और वेट की वैल्यू बराबर है ना। टॉर्क टू वेट रेशियो किसी भी चीज़ का होता है कि मान के चलो कोई मूविंग सिस्टम है ना, मूविंग सिस्टम है, मान के चलो पॉइंटर हो गया, स्पिंडल होते हैं वहाँ पे, है ना, इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हम क्या चाहते हैं, टॉर्क टू वेट रेशियो का यूनिटी भी रहा ना तो वहाँ पर मान के चलो कोई करंट आ रही है, हमें मीटर है, हमको मेजर करना है करंट, है ना। तो क्या होगा, टॉर्क जो रहता है पीएमएमसी की बात करें, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की, तो टॉर्क होता है BIN, टॉर्क बराबर BIN है ना। ये तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। मगर टॉर्क उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट, नाम ही उसका परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट से हो रहा है टॉर्क उत्पन्न, की नहीं हो रहा है? हो रहा है परमानेंट मैग्नेट। मतलब कि डिपेंड किस पे करेगा? मैग्नेट पे डिपेंड करेगा, है ना। तो वहाँ से मतलब वहाँ से उत्पन्न हो रहा है हमारा टॉर्क, है ना। तो मैग्नेट क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं, तो वहाँ पे टॉर्क अच्छा होगा, है ना। तो अगर यूनिटी रहा, मान के चलो यूनिटी रहा, तो पॉइंटर का वेट भी उतना ही होगा, मतलब मूविंग सिस्टम, पॉइंटर नहीं, मूविंग सिस्टम बात कर रहे हैं, वेट उतना ही हो गया, टॉर्क भी उतना ही आ रहा है, तो हिलेगा कि नहीं? पॉइंटर नहीं हिलेगा, है ना। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, है ना, उसका वेट यूनिटी हो गया। ऑलमोस्ट जीरो, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं, है ना। मच लेस देन यूनिटी, आप खुद वो भी समझ सकते हैं, है ना। कुल मिला के इन तीनों केस में पॉइंटर हमारा मूव नहीं करेगा, पॉइंटर मूव नहीं करेगा या मूविंग सिस्टम हमारा मूव नहीं करेगा, है ना। और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट सुटेबल आंसर मच लार्जर देन यूनिटी। गाइस हम मेजरमेंट तो डिस्कस कर रहे हैं, हम साथ में बहुत से एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि SSC JEE के हिसाब से टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, SSC JEE का दुनिया के कोई सी भी एग्ज़ाम हो JEE लेवल के, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल तैयार करवा रहा हूँ। तो हम टेक्निकल के सब्जेक्ट भी इसी चैनल में डिस्कस कर रहे हैं और नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट भी इसी चैनल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 पार्ट 2 स्टेप से ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट आती होगी। तो हमने ट्रांसफार्मर भी डिस्कस किए हैं, इंडक्शन मशीन भी डिस्कस किए हैं और आने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ एन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा उसकी वर्किंग के लिए कौन सी चीज़ है, ऐसा क्या है जो एसेंशियल जरूरी नहीं है? ऑप्शन है आ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, आ कंट्रोलिंग टॉर्क, आ डैम्पिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क। इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग टॉर्क। गाइस याद रखना है, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं हम और में 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग, ठीक है। हमें इन तीनों टॉर्क को याद रखना है। इसके अलावा दुनिया भर के जमाने भर के टॉर्क सब कोई फालतू के हैं, कोई मतलब के हैं। तो ये जो ब्रेकिंग टॉर्क है ये भी होगा कोई सा टॉर्क, है ना, मगर हमें तो 3 चीज़ें पता हैं तो हम उसी में अड़े रहेंगे और इसका आंसर क्या होगा? ब्रेकिंग टॉर्क। अगला क्वेश्चन है, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैन बी प्रोड्यूस बाय, ऑप्शन है ग्रेविटी कंट्रोल। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो उत्पन्न किया जा सकता है ना। ऑप्शंस हैं ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल, एयर फ्रिक्शन, मैग्नेटिकली। DMRC के AE 2014 में आ चुका है। ऐसे सस्ते क्वेश्चन एग्जामों में आते रहते हैं, स्टूडेंट फालतू में दिमाग लगाते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। चलिए
तो क्या गाइस ग्रेविटी कंट्रोल स्प्रिंग स्प्रिंग कंट्रोल लिखा ही है उसमें, कंट्रोल तो कंट्रोलिंग टॉर्क की बात आ गई है ना। तो हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यहाँ तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूछा है, ये ऊपर के दो ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। एयर फिक्शन डैम्पिंग होती है, एक प्रकार का डैम्पिंग है ना, वो भी गया। तो मैग्नेटिकली, और आप खुद सोचिए, अभी हमने पहले पहले भी डिस्कस किए थे कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेट है वो मैग्नेट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पे डिपेंड करेगा कि कितना उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस। वीडियो पसंद आई है आपको, आई होप कि आई होगी वीडियो पसंद। तो आप क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा गाइस। हमें मोटिवेशन ऐसे ही मिलता है कि अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।